नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस की पीवाई की सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपनी इस सीरीज में। आइए शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले हम 24 वीडियो कर चुके हैं, बहुत डिटेल से हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूपी पीसीएस के जितने भी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। 2018 के अभी प्रश्नों को हम देख रहे हैं और उनको हम काफी डिटेल से कवर कर रहे हैं। आपने हमेशा यह सुना होगा कि अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो पीवाईक्यू है उसका ठीक से एनालिसिस करें, उसको ठीक से आप समझे। तो बहुत डीप वे में हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। ज्यादा हम लोग टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा प्रश्नों पर हम लोग आते हैं। प्रश्न क्या था, 2018 का यह प्रश्न है। अब आपसे इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अब नोबेल पुरस्कार हर साल मिलता है, तो आपको यह याद रखना है कि किसको कब मिला था। और किसी जो फेमस पर्सनैलिटी को नोबेल पुरस्कार मिला है तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वह कौन सा है? तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो नॉर्मन बोरलॉग है यह किससे संबंधित है? यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन समस्या क्या है, जो आपका एग्रीकल्चर है वह नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। तो एग्रीकल्चर में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो इनको मिला किसमें? काम तो इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए किया, लेकिन इनको पुरस्कार जो मिला है वह कहाँ मिला है? शांति की श्रेणी में, यानी पीस की श्रेणी में। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह किस श्रेणी में दिया गया? शांति में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1970 में इनको यह पुरस्कार मिला, और क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार है वह एग्रीकल्चर में नहीं दिया जाता है, इसलिए इनको क्या मिला? शांति का पुरस्कार। क्यों दिया गया? इन्होंने जो गेहूं की किस्में हैं और स्पेशली जो उच्च उपज वाली बौनी किस्में हैं, मतलब छोटी किस्में हैं, तो जो खाद लगेगी, पानी लगेगा और जो मौसम को सहन करने की क्षमता है, इन सब में यह क्या होगी? मददगार। मतलब इसमें खाद कम लगेगा, पानी कम लगेगा और मौसम को ज्यादा सहन करने की इसमें क्षमता थी। तो इसीलिए इनको क्या मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार। अब ऐसा क्यों मिला? भुखमरी यह एक बड़ा कारण बनती है युद्धों का। जैसे वर्तमान में आप सुन रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का एक बड़ा कारण यह भी है कि यूक्रेन के पास क्या है? कृषि भूमि और स्पेशली गेहूं उत्पादन करने वाली भूमि। तो एक कारण यह भी है। जब भी किसी एक देश में खाद्यान्न संकट होता है और किसी दूसरे देश के पास, यानी जिसके पास खाद्यान्न है अतिरिक्त या फिर उसके पास खेती लायक जमीन है, तो ऐसे युद्ध होते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि हर देश के पास अपना पर्याप्त उत्पादन हो जाएगा तो युद्धों को टालने में बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए इनको क्या मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में किसको कहेंगे? MS स्वामीनाथन को। क्यों कहेंगे भारत में इनको? क्योंकि जो इन्होंने यह किस्में बनाई गेहूं की, उसको भारतीय मौसम के अनुकूल वह किसने काम किया? MS स्वामीनाथन ने। तो इनको भी क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक। और इसी के लिए इनको क्या मिला है? भारत रत्न। नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में जो अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र है, वहीं पर इस गेहूं की प्रजाति को डेवलप किया। बाद में इन्हीं के नाम पर बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया जाने लगा, जो किसके द्वारा मिलता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा। और किसको मिलता है? जो कृषि क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में जो पैटर्न है उसके तहत अब क्या चल रहा है? सदाबहार क्रांति। यानी पहले ऐसे उत्पादन करना था जो जलवायु अनुकूल हो और टिकाऊ हो। तो पहले का कॉन्सेप्ट क्या है? जलवायु के अनुकूल, यानी क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, यह कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट क्या है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन। यानी एग्रीकल्चर में अब हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति से आगे बढ़कर सदाबहार क्रांति की। यानी ना केवल कृषि डेवलप हो, कृषि के साथ साथ जो अन्य चीजें हैं वह भी डेवलप हो, कृषि को बिना इम्पैक्ट किए हुए। तो हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्शन करना है, सही तरीके से चीजों को समझना है। इसके लिए AI का इस्तेमाल, यह सब कुछ हो रहा है। तो अब हम लोग हरित क्रांति से आगे बढ़कर सदाबहार क्रांति की बात कर रहे हैं। कुछ प्रमुख नाम है, देख लेते हैं। जैसे MS स्वामीनाथन, इनको भारत में क्या कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक। भारत रत्न इनको मिला है। इन्होंने जो गेहूं की किस्में डेवलप की है वह कौन कौन सी है? कल्याण सोना, सबरती सोरोना, यह प्रमुख किस्में हैं। यह भी हो सकता है आपसे पूछ ले। फिर क्या है आपका? विश्व खाद्य पुरस्कार। इसी को क्या कहा जाता है? कृषि का नोबेल पुरस्कार। कब मिला? 1987 में पहली बार मिला। किसको मिला सबसे पहली बार? MS स्वामीनाथन को। वर्गीस कुरियन, इनको श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं भारत में। इसके साथ साथ इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड, यह किससे कनेक्टेड है? दूध के उत्पादन से। दूध के उत्पादन को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, इनको क्या कहा जाता है? नीली क्रांति के जनक। नीली क्रांति किससे कनेक्टेड है? मत्स्य पालन से या मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन से। तो उनके जनक कहे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट लोग हैं। यह आपसे मैच कराने के लिए पूछ सकता है या फिर हो सकता है सिंगल क्वेश्चन में आपसे पूछ ले।
तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? या ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। क्या क्या है? रेनिटिंग और कनेक्टेड किससे है? पनीर से। आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग किससे कनेक्टेड है? प्लाज्मिड्स से। गोल्डन राइस, विटामिन ए, ओजोन परत, क्षोभ मंडल। अब यह तो हमने देखा है कि ओजोन परत आपकी दोनों मंडल में मिलती है, क्षोभ मंडल में भी मिलती है, समताप मंडल में भी मिलती है। यह जो आपकी क्षोभ मंडल वाली है, इसको क्या कहते हैं? बेड ओजोन। तो जब भी आपसे जर्नल ओजोन पूछा जाए कि ओजोन कहाँ मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? समताप मंडल। और आपसे अगर पूछे बेड ओजोन कहाँ मिलती है, तब आप क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। यही इसका क्या है? सही आंसर, यानी यही क्या है? गलत है। देख लेते हैं हम जरा डिटेल से। ओजोन मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? वायुमंडल की दूसरी परत में, जिसको क्या कहते हैं? समताप मंडल। जबकि क्षोभ मंडल में मिलती है, इसको क्या कहते हैं? बेड ओजोन। रेंडिंग की बात करें तो यह पनीर में मिलता है, और पनीर का क्या है? यह एक एंजाइम है, यानी दूध को फाड़कर जो उसका पनीर बनाया जाता है, उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं? रेनिटिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें प्लाज्मिड्स की, तो यह बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। अब यह कैसे होता है? मान लेते हैं एक कोई विदेशी जीव है, या ऐसे आप समझिए दो जीव हैं। एक जीव बहुत लंबा है और दूसरा जीव बहुत दूर तक देख सकता है। अब जो यह दोनों क्षमताएं हैं, यह किसके कारण होंगी? डीएनए के कारण। बहुत लंबा है तो वह भी उसका डीएनए है, और बहुत दूर तक देखने की जो क्षमता है वह भी उसके डीएनए के कारण होगी। तो इस इंजीनियरिंग में, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? ऐसा डीएनए या फिर ऐसा जो आपका क्रोमोसोम है, तो जिसके लिए क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए का ही एक सब पार्ट होता है, यानी डीएनए का ही एक टाइप है। बहुत सिंपल भाषा में समझे तो जो इसकी दूर देखने की क्षमता है, वह वाला डीएनए हमने लिया, और इस डीएनए को हमने मैच करा दिया जो बहुत लंबा था उस डीएनए से। तो अब जो अगला जीव होगा इस पीढ़ी का, वह लंबा भी होगा प्लस दूर तक देखेगा भी। इसी टेक्निक को क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वह क्या है? प्लाज्मिड्स। क्या होता है यह? एक बैक्टीरिया के भीतर पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। गोल्डन चावल की बात करें तो बहुत फेमस है, और इसमें क्या मिलता है आपका? बीटा कैरोटीन। यह भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे। तो बीटा कैरोटीन मिलता है गोल्डन चावल में, जिससे यह क्या होता है? विटामिन ए के लिए बहुत अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए से क्या होता है? या विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अंधापन और कुपोषण। तो यह ध्यान रखिए आप। कुछ और फसलें देख लेते हैं हम लोग, जैसे बीटी काटन है, तो इसमें क्या मिलता है आपका? बेल्सियस प्यूरिन जेनेसिस। यह बैक्टीरिया इसके अंदर मिलता है, जिससे क्या होता है? यह कीटों के प्रति काफी ज्यादा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, यानी उनके प्रति काफी सुरक्षित होता है, वह उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। फिर आपका फ्लेवर सेवर टमाटर। टमाटर को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक लंबी लाइफ दी जाती है, जिससे टमाटर जल्दी सड़ता नहीं और लंबे समय तक वह बना रहता है। माइक्रोराइजा क्या है? यह जो आपके कवक होते हैं और जो पौधे की जड़ें होती हैं, उनको सहनशील बनाता है, यानी फास्फोरस सोखने में काफी मदद करता है, जिससे वह क्या हो? सूखे के प्रति प्रतिरोधी, या सूखे को वह लोग सहन कर सकते हैं। यह यूपीपीसीएस का रिपीटेड प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो माइकोराइजा, यह जरूर याद रखिएगा। तो बीटी कॉटन कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा, किसमें? कॉटन में। किसकी वजह से? बेल्सियस थ्यूरिनजेंसिस बैक्टीरिया की वजह से। और यह क्या बनाता है? क्राई प्रोटीन। फ्लेवर सेवर टमाटर जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है, टमाटर को लंबे समय तक या सड़ने से रोकता है। माइकोराइजा या जो आपके पौधे हैं, उनको फास्फोरस सोखने में मदद करता है, जिससे यह सूखे के प्रति काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो दो प्रश्नों को हमने यहाँ भी हल किया, काफी डिटेल से उनको हमने समझा, और उनका जो जीएस का पार्ट उनको भी हमने डिटेल से कवर किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होगी। अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।